हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज आपके लिए फिर से अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हिस्ट्री ऑप्शनल का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, यद्यपि स्थायी बंदोबस्त के गंभीर दोष थे, तथापि उसने ग्रामीण क्षेत्रों को शांति तथा सरकार को स्थायित्व प्रदान किया। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्थायी बंदोबस्त के दोष क्या थे और उन्होंने किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में शांति को लेकर आए और किस तरह से उन्होंने सरकार को स्थायित्व प्रदान किया। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब आंसर देखते हैं। अब ये स्थायी बंदोबस्त कौन लेकर आया था और स्थायी बंदोबस्त था क्या? तो स्थायी बंदोबस्त एक भू राजस्व प्रणाली थी और इस प्रणाली में किस तरीके से किसानों से टैक्स वसूला जाएगा, किस तरीके से जो उन्होंने खेती की है उसमें से कितना पोर्शन लिया जाएगा, स्थायी बंदोबस्त में सिर्फ यही डिसाइड किया गया था। और ये स्थायी बंदोबस्त लेकर कौन आया था? तो स्थायी बंदोबस्त लेकर आया था कॉर्नवालिस, जो कि 1886 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। आंसर देखते हैं। उत्तर, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में कई त्रुटियां थीं। उदाहरण के लिए इसने भारत में प्रचलित भूमि संबंधों को प्रभावित किया। इसने स्वतंत्र किसानों को अधीनस्थ रैयतों में तब्दील कर किसानों के शोषण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। स्वयं सरकार को भी कृषि अधिशेष के भावी लाभ से वंचित कर दिया। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो ज़मींदार थे और जो सरकार थी, उन्होंने किसानों को इतना ज़्यादा ऋण दे दिया था। ऋण की वजह से उन लोगों को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ रही थी और वो अपनी ही ज़मीनों पर एक मजदूर की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने अपने पैतृक अधिकार ज़मीन पर से खो दिए थे और वो एक अधीनस्थ रैयतों में तब्दील हो गए थे। मतलब कि किसानों की जो पोजीशन थी वो कम हो गई थी। वो खुद अपनी ज़मीन पर ही एक अधीनस्थ बन गए थे और इसी तरीके से जो ज़मींदार थे और जो सरकार थी वो किसानों का शोषण कर रहे थे। और बाद में क्या हुआ, जो ज़मींदार थे उन्होंने इतना ज़्यादा शोषण किया कि 1918 में ज़मींदारों को 60 करोड़ मिले थे और जो सरकार थी उसको सिर्फ 4 करोड़ मिले थे। ये लास्ट लाइन में सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं। फिर इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आते हैं। इस व्यवस्था ने बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में ब्रिटिश शासन की पकड़ मजबूत कर दी। जमींदारों के माध्यम से कंपनी के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार हुआ। फिर कंपनी के लिए एक समर्थक वर्ग तैयार हो गया। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी के मित्र के रूप में जमींदारों का महत्व उजागर हो गया। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार थी, सरकार को खुद नहीं पता था कि किसानों से किस तरीके से टैक्स वसूलना है। तो उन्होंने ज़मींदारों के माध्यम से उनसे टैक्स लेना शुरू करा कि ज़मींदारों को पता है कि किस तरीके से टैक्स लिया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन, ज़मींदारों के माध्यम से कंपनी के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार हुआ। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो ज़मींदार थे, ज़मींदार के माध्यम से ही कंपनी का प्रभाव क्षेत्र का विस्तार हुआ। किस तरीके से हुआ कि उनको पता चल गया कि कौन कितना टैक्स दे सकता है और कहाँ से कितना ज़्यादा टैक्स वसूला जा सकता है। तो ज़मींदारों ने कंपनी को सपोर्ट किया, हर लेवल पर सपोर्ट किया और उसी से ही जो अंग्रेज थे, जो कंपनी थी, उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ गया। नेक्स्ट लाइन, फिर कंपनी के लिए एक समर्थक वर्ग तैयार हो गया। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी के मित्र के रूप में जमींदारों का महत्व उजागर हो गया। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो ज़मींदारों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ब्रिटिश कंपनी का सपोर्ट किया था। जो भी किसानों से टैक्स वसूला जा रहा है वो ज़मींदार ले रहे थे। फिर जब उनको लगा कि किसान वगैरह विद्रोह कर रहे हैं तो जो ज़मींदार थे उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट हो रहा था किसानों का शोषण करके।
नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी कंपनी को जमींदारों का सहयोग प्राप्त हुआ। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जब कानून व्यवस्था को भी बनाना था तो भी जमींदारों ने उनका सहयोग किया। इस प्रकार ब्रिटिश शासन एवं कंपनी के लिए स्थायी बंदोबस्त के कई लाभ थे। लॉर्ड क्लाइव तथा वॉरेन हेस्टिंग के निरंतर प्रयोग से थकी हुई ब्रिटिश कंपनी को स्थायी बंदोबस्त के रूप में राहत मिली। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो लॉर्ड क्लाइव था और जो वॉरेन हेस्टिंग था, उन्होंने भी पहले बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जो रॉबर्ट क्लाइव था वो वो द्वैध शासन प्रणाली लेकर आया था, तो हमें उसका भी पता चला था कि इसमें द्वैध प्रणाली में लाभ क्या है और नुकसान क्या है। तो ऑलरेडी हमने रॉबर्ट क्लाइव की द्वैध शासन प्रणाली देख ली थी। जो वॉरेन हेस्टिंग था वो भी लेकर आया था फार्मिंग पद्धति, पंचसाला ठेका पद्धति और एक साला योजना, वो भी काफ़ी सारी योजनाएं लेकर आया था। इसमें यही कहना चाह रहा है कि जो लॉर्ड क्लाइव था और जो वॉरेन हेस्टिंग था, इन लोगों ने जितने भी निरंतर प्रयोग किए थे, इससे ऑलरेडी ब्रिटिश कंपनी थक चुकी थी और जो स्थायी बंदोबस्त था इसने कंपनी को एक राहत मिली थी। स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को एक राहत मिली थी। नेक्स्ट लाइन। कंपनी को एक निश्चित रकम प्राप्त होने लगी जिसके आधार पर कंपनी अपना व्यापारिक एवं सैनिक बजट बना सकती थी। इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि जो कंपनी को इसमें एक निश्चित रकम प्राप्त होने लग गई थी, जिससे उनको पता चल गया था कि उनको कहाँ पैसे खर्च करने हैं, व्यापार में कितने पैसे लगाने हैं और सैनिकों का कितना बजट बनाना है। वैसे इसमें सारा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट लाइन। इसलिए तत्कालीन रूप से कंपनी की सरकार को स्थायित्व भी मिला। फिर भी ऐसा मानना उचित नहीं लगता कि बंगाल के भद्र लोगों ने बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में एक शांति व्यवस्था कायम कर दी, क्योंकि जमींदारों के शोषण के कारण ग्रामीण क्षेत्र में निरंतर किसान आंदोलन और विद्रोह होते रहे। अब भद्र लोग कौन होते हैं? भद्र लोग मतलब कि जो बंगाल में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान उठने वाले सज्जनों की एक नई श्रेणी थी। मतलब एक तरह से एक अपर क्लास लोग बन गए थे, तो वही थे भद्र लोग। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे कि वहाँ पे शांति स्थापित हो गई है, लेकिन वहाँ पे कोई शांति स्थापित नहीं हुई थी। जो ज़मींदार थे वो बहुत ज़्यादा किसानों का शोषण कर रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में, और इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में किसान आंदोलन और विद्रोह होते जा रहे थे। नेक्स्ट लाइन। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में फराजी आंदोलन से लेकर 1946 के तेभागा आंदोलन तक होने वाले अनेक कृषक विद्रोह एवं आंदोलन ने इस शांति व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर करते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में मतलब 1801 से लेकर 1850 तक इसमें बहुत सारे आंदोलन हुए थे, जिसमें किसान आंदोलनों ने बहुत सारे आंदोलन किए थे, बहुत सारे विद्रोह हुए थे, क्योंकि जो ज़मींदार थे वो किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे, जैसा कि फराजी आंदोलन में हुआ था और जैसा कि तेभागा आंदोलन में हुआ था। अब फराजी आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? ये किया था हाजी शरीयत उल्लाह ने 1818 में, और उसके बाद उसके पुत्र ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किए थे। और वैसा ही एक तेभागा आंदोलन हुआ था। तेभागा आंदोलन भी बंगाल में हुआ था, जिसमें ज़मींदारों ने किसानों का शोषण किया था कि उनको 2/3 भाग चाहिए उनकी फसल का। तो यही कि वो सोच रहे थे कि उन्होंने शांति स्थापित करी है, लेकिन किसानों ने बहुत ज़्यादा आंदोलन किए थे, बहुत ज़्यादा विद्रोह किए थे। तो इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि जो शांति स्थापित कही जा रही है वो कोई शांति स्थापित नहीं की गई थी, किसान पूरा आंदोलन कर रहे थे।